प्रिय विद्यार्थियों, बेटा जैसे हमने आपको बताया था कि हरियाणा बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा एक एक। और अब जो मैं 12th क्लास का जो हरियाणा बोर्ड का था 2018 का जो पेपर था मैं सॉल्व करवा चुका हूँ सेट ए के बारे में। अब जो 2017 का जो मैं सेट ए है मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखो मैं एक सेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, कंसेप्ट सब में सेम लग रहा है। फिर भी मैं बी सेट भी सॉल्व करवाऊंगा, सी भी करवाऊंगा, डी भी करवाऊंगा, इस तरह सारे ही सेट में सॉल्व करवाऊंगा। 10th क्लास का भी मैं सॉल्व करवाया है। तो अक्सर बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया है और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इसको लेके इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो पेपर सॉल्व करने का जो फॉर्मेट किया है ताकि बच्चों की कोई गलती नहीं हो और बच्चे ढंग से पेपर अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि अब की बार जो कोरोना के दौरान जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बच्चे जल्दबाजी में बड़ी गलती करने के चांस होंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पेपर को बड़ा ढंग से सोल्व करना है। ठीक है, डीमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग बच्चों आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आपके टीचर ने पढ़ा भी रखा है, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बस ये देखना कि कैसे सोल्व करता हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन ऐसा इसी टाइप का अगर आपको मिल जाता है तो उसको सोल्व करने में दिक्कत नहीं रहेगी। हमें टाइम सेविंग करना है ताकि हम अपने पेपर को रिवाइज कर सकें। देखो अब जो 2017 का हम HBSC जो स्पेशल लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम देखो ये मेरे पास जो है ये सेट ए के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एफ आर टेंस टू आर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसमें करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, 11/2। ठीक है, और इसका जो बी पार्ट होगा ये मैनी वन, एफ जो है ये मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मैनी वन ऑन टू। सी पार्ट जो है 11 जो फंक्शन है 11 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, और नाइदर 11, ये नाइदर 11 नॉर ऑन टू। अब देखो बेटा चैप्टर फर्स्ट में से लिया गया है और इसकी वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन कोई ग्राफ के थ्रू किस तरह, और इस चैप्टर में से बेटा JEE मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं इसमें IIT लेवल का जो करवाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा समय नहीं लग पा रहा है। लेकिन बेटा डेफिनेटली मैं JEE मेंस का जो कंसेप्ट होता है, जो हमारे कंसेप्ट से थोड़ा सा लेवल हाई होता है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और IIT JEE के जो पेपर हैं पीछे के वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ चैप्टर फर्स्ट का कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन का, और ये वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देखें, ज़रूर देखें, समझ में आएगा कि फंक्शन को कैसे हम वन करेंगे और कैसे हम ऑन टू। अब बच्चों को बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे x² मिलेगा, x³ मिलेगा, ठीक है, x5 मिलेगा, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बेटा इस तरह का अगर कंसेप्ट आता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहेंगे क्या कि फंक्शन को एनालाइज नहीं कर सकते कि फंक्शन 1 है ऑन टू है। इसके लिए बेटा हम याद करो, हम एक कंसेप्ट बताते हैं क्या। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना नहीं है कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास x की पावर n+b और f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n+b, ठीक है, दोनों फंक्शन लिखा। ये कब होगा 1 जब n इज इक्वल टू ओड नंबर होगा, a एंड b इज इक्वल टू इंटीजर। यहाँ पे a और b क्या होंगे, इंटीजर। और यहाँ पे कंसेप्ट इवन का होगा एंड a और b यहाँ पे क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। तो इट मीन्स
जब इवन का कंसेप्ट आए तो फंक्शन मैन इवन के केस में जाएगा, ठीक है, ये क्या जाएगा बेटा मैन इवन, और फंक्शन ये आए तो क्या जाएगा वन वन के केस में। अब एक बात बताओ, फंक्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 0 हो गया, n इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स फंक्शन क्या होगा मैन इवन। तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया एंड ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन बचता है। अब ऑन टू, अब देखो फंक्शन की कुछ अपनी प्रवृत्ति होती है क्या, कि फंक्शन जब हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं तो बेटा फंक्शन क्या होते हैं, डोमेन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन रेंज ऑक्यूपाई करेगा एंड वन वन डोमेन ऑक्यूपाई करेगा, मैनी वन डोमेन ऑक्यूपाई करेगा। रटना नहीं है, मैंने वीडियो बनाई हुई है बेटा, उसको समझाया भी है आप लोगों को, तो उसको ज़रूर देखें। तो अब ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास मैनी वन है, ठीक है। अब ऑन टू है या नहीं, अब ये हम पढ़ते हैं कि ऑन टू जो फंक्शन है ये रेंज ऑक्यूपाई होगा, क्या होगा बेटा रेंज ऑक्यूपाई होगा। अब जो रेंज ऑक्यूपाई होगा तो इट मीन्स रेंज के जो एलिमेंट हैं वो एक भी एलिमेंट के इमेज खाली नहीं रहनी चाहिए, ऑक्यूपाई रहनी चाहिए, अगर चाहे डोमेन में हो रह सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इट मीन्स जो ये कह रहा है एफ आर टेंस टू आर, ये भी मेरे पास क्या है रियल नंबर है और ये भी क्या है रियल नंबर है। तो इसका मतलब जो रियल नंबर का जो कंसेप्ट आता है उसमें ऑल नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर। जब हम इसको मैपिंग करते हैं तो ये डोमेन और ये रेंज, ये मेरे पास क्या है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा फील करके देखो कि 1 2 3 -1 अपॉन 2 -3 जो भी हो गया, नेगेटिव नंबर भी सारे नंबर रियल नंबर है बेटा, रैशनल इरेशनल सब कुछ रियल नंबर हो गए। तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है x की पावर 4। तो इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप लोग पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव इमेज मिलेगी, इस एलिमेंट की कोई नो इमेज बनी होगी, कोई इमेज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, और मैं क्या इसके डेफिनेशन क्या कहती है किसकी, ऑन टू फंक्शन की, कि हम ये बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि फंक्शन रेंज ऑक्यूपाई होगा। तो इसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट ऑन टू, ये फंक्शन नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू का कंसेप्ट, इसमें ऑन टू आ रहा है तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा डी। समझ में आया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से इसको करना है बेटा। फंक्शन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर जो होता है वो फंक्शन होता है। चलो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछी कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होंगे, 1 1 होंगे या मैनी वन होंगे, क्या होंगे, अब ये बताओ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर बात फंक्शन की आ रही है, लॉगरिथमिक जो फंक्शन है ये क्या होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होंगे। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा JEE, मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा, मैं JEE के लिए मेंस और एडवांस में आते हैं कंसेप्ट, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बात करूं, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल में बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो अब एक फंक्शन इनमें से क्या करेगा 1 1 होगा और एक फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा, कैसे होगा, तभी तो हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात पढ़ते हैं। तो बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर ये और लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर सपोज करो ऐसे आ जाए मेरे पास वैल्यू log x + 1, क्या कैसे एनालाइज करोगे कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बस समझ गए। लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1 1 होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन अगर चलो मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात हो रही है, मॉडुलस फंक्शन सब मॉडुलस फंक्शन बता सकते हो। अगर मॉडुलस फंक्शन के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा। ये कुछ बातें ऐसी होती है जो यही कंसेप्ट से वो JEE में पूछता है, JEE में, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा तो श्योर है इसके जो मैं वीडियो के सेपरेट वीडियो करूँगा फंक्शन की, जो हमारे थोड़ा सा लेवल हाई होगा उसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अब जो सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन एक्चुअल में कहता क्या है।
देखो 2017 का जो पेपर चल रहा है ये मेरे पास दे रखा है बेटा, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स 2, और इसकी वैल्यू, इसका ऑप्शन दे रहा हूँ मैं π/3, ठीक है, और माइनस π/3, सी की वैल्यू दे रखी है 2π/3 और डी की वैल्यू दे रखी है पाई। अब देखो यहाँ पे हम एक बात पढ़ते हैं क्या बेटा, ये चैप्टर सेकंड का जो क्वेश्चन है, और चैप्टर सेकंड है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है क्या, कि इसको हम लेट करके टेंजेंट इनवर्स √3 को हम क्या मान लेते हैं, थीटा, तो √3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब इसकी जो रेंज होती है टेंजेंट की वो -π/2 से किसके इक्वल होगा, +π/2 के बीच में होगी, ठीक है। तो अब ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। अब √3 टेन के टेबल में, यहाँ फिर टेबल के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब ये किस पे जाएगा, टेंजेंट π/3 पे जाएगा, 60 पे, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। थीटा की वैल्यू जो π/3 है ये बिलोंग करेगी किसको, -π/2 से +π/2, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया बेटा, सीधी है, इसकी वैल्यू तो समझ में आ गई, इसके जगह मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये आ गई π/3 माइनस। अब एक्चुअल में बच्चों को यहाँ बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि अगर कोई एंगल नेगेटिव आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर उस केस में तो बेटा मैं अब तो सारी बातें डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी, बट हाँ इतना ज़रूर बता देता हूँ कि अगर कोस के अंदर नेगेटिव एंगल आए या सीकेंट के अंदर नेगेटिव एंगल आए या कोट के केस में नेगेटिव एंगल आए, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना π-θ आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ से सीकेंट इनवर्स -2 को थोड़ी देर के लिए हम थीटा करेंगे, तो ये क्या होगा बेटा, सीकेंट थीटा होगा। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2, और -2 को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट माइनस π/3। तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है ये, ठीक है, ये एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2π/3। अब थीटा की वैल्यू, अब यहाँ से पाई -2π/3, अब एक पाई में से 2π/3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, -π, जिसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। इसका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा क्या होगा बेटा, वो बी। समझ में आया, ठीक है। कैसे आया ये भी, बस थोड़ा लॉजिक का ध्यान रखना बेटा। अब जो समय ऐसा आ गया, आप कंसेप्ट लॉजिक के साथ पढ़ोगे, रटना नहीं है, मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नंबर जो हैं वो हर बच्चे के आ सकते हैं बेटा। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब जो फर्स्ट का जो हम थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं बेटा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका कि मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, 7 और 5 ये दे रखा है, y+1, और यहाँ पे ये दे रखा है 2 - 3x इज इक्वल टू 5y - 2 8 और 4। अब ये देखो, आपको देखते ही मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट आता है, तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है, चैप्टर 3 का है। जो इक्वल मैट्रिक्स हम उसके जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे 3x + 7 इज इक्वल टू 5, और इसको उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2/3, एक वैल्यू तो ये होगी, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 7, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी अगर इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करता हूँ तो y इज इक्वल टू 7। अब इसको देखते हैं, -2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन बिल्कुल ये है, ये दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो इसमें जो फोर्थ जो इसका पार्ट आ रहा है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट आता है, और इसमें ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा, 3×3, ठीक है। अब एड जॉइंट ए उसका डिटर्मिनेंट, तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा, एड जॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n किसको डिनोट करेगा बेटा, ऑर्डर को, ठीक है। तो यहाँ से ये ए डिटर्मिनेंट का स्केयर, इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन में आ रहा है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द फंक्शन, 5th जो पार्ट है फंक्शन का, ये f(x) किसके इक्वल है, kx+1, ये cos x, और x < π
x ग्रेटर देन पाई, एट x इज इक्वल टू पाई। देखो अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, लेकिन ये 1 मार्क्स में पूछ रखा है तो इसका मतलब इसमें डायरेक्टली करेंगे हम इसको, ठीक है। जब फंक्शन का जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट जो करते हैं वो उसके बजाय हम इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस आना चाहिए, और कॉन्टीन्यूस को हम बता चुके हैं, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी ये, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू -1, तो इसको उधर ले जाओ, तो के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, ये इसका डायरेक्टली रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, बी मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया? हाँ, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। और अब 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इसका जो 6th पार्ट है वो क्या कहता है, देखते हैं उसको। ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज, जैसे ही बात रेट ऑफ चेंज के ऊपर आती है तो बात आ जाती है बेटा एओडी चैप्टर पे, ठीक है। एओडी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और रेडियस 5 दे रखी है। एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें रेडियस r इज इक्वल टू 5 दे रखी है। तो कितना हो गया, पाई रेट ऑफ चेंज मतलब डी ए अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं कह रहा, विद रेस्पेक्ट टू क्या कह रहा है, रेडियस, तो इसका मतलब r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 पाई r, और r कितना हो गया 5, तो इट मीन्स 10 पाई। और मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा बेटा, इसमें पाई खाली ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब 10 पाई। तो ये आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द कर्व विद टेंजेंट। अब ये देखो, पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। अब ये स्टेटमेंट, अब देखो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इसमें से क्वेश्चन कैसे और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। टेंजेंट इज, जो टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। अब देखो जब बात यहाँ से टेंजेंट के ऊपर आती है, एक कर्व है, ये क्या है बेटा मेरे पास कर्व, ये टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है, टेंजेंट लाइन होगी। यहाँ से जो स्लोप आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, इस लाइन से स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, ठीक है, जिसको मैं डिनोट करूँगा बेटा dy अपॉन dx से। अगर मैं इस पॉइंट पे एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इट मीन्स ये मेरे पास कंसेप्ट आता है बेटा नॉर्मल लाइन का। किसका कंसेप्ट आएगा, नॉर्मल। तो यहाँ से जो स्लोप आएगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ क्या होगा बेटा, नॉर्मल होता है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑन कर्व फाइंड आउट करना है, ये बहुत ही डीपली कंसेप्ट है, इसको जरूर समझना बेटा। अगर पॉइंट ऑफ कर्व, अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट पूछ रहा है, हम कैसे एनालाइज करेंगे पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे जो कंसेप्ट बनता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का भी आता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का भी कंसेप्ट आता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी आता है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी आता है। और यहाँ पे पॉइंट ऑन कर्व आता है। पॉइंट कर्व में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2 टाइप से पूछेगा। और जो थर्ड टाइप इसकी आती है उसमें क्वेश्चन JEE में पूछेगा, IIT JEE के मेंस में पूछता है। यहाँ जो पूछता है यहाँ तक 2 टाइप तक वो जो क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो हमारे 12th क्लास में, इसका यहाँ लेवल वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि बच्चा वो सोचता है बच्चे ने थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। पॉइंट ऑन द कर्व, तो देखो अब कर्व के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, और स्टेटमेंट को ढंग से समझो। क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, और कर्व की इक्वेशन गिवन है, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन गिवन है, एट विच टेंजेंट इज, ये टेंजेंट इज। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ dy अपॉन dx, तो इसका मतलब ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 11 होगा। और इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये तो ये भी बेटा स्लोप हो गया। मान लो सपोज करो m1 से डिनोट करता हूँ, ये भी स्लोप हो गया, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, m2 से डिनोट करता हूँ। तो
पॉइंट फाइंड आउट करना है, दो स्लोप है तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आता है ये होगा बेटा 3x² - 1 इज इक्वल टू 1। तो 3x² इज इक्वल टू 12, ये कट गया 4 पे, तो x की वैल्यू +-2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +-2। अच्छा, अब ये दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट क्या कहता है और केस सेकंड क्या कहता है, जब x इज इक्वल टू +2 लेंगे और x इज इक्वल टू -2 लेंगे, ठीक है। और हाँ, x इज इक्वल टू अगर मैं +2 लेके चलता हूँ, किस में पुट करूँ, x की जगह पे अगर मैं +2 अगर इसमें पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 -22 +5, ठीक है। तो वैल्यू आ गई -9, y इज इक्वल टू माइनस, तो पॉइंट यहाँ से आएगा 2 - 9, ठीक है। ये कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन में। अगर इससे देखते हैं, इससे कोई आ रहा है, y इज इक्वल टू -8 +22 +5, 27 में से 19, तो इसका मतलब -2। ये पॉइंट ऑप्शन में नहीं है, ये पॉइंट ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। ये ऑप्शन में है और इसका ऑप्शन क्या है, डी। तो ये बेटा मेरे पास क्या आएगा, डी। अब इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट से, और बहुत ही थोड़ा सा बस स्टेटमेंट का खेल है, इसमें भी स्टेटमेंट का खेल है। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो बात क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ठीक है बेटा। 8 का क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास ये एक इंटीग्रल दे रखा है x², इंडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट है 6 + 1 और dx, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, मैंने आप लोगों को बेटा 7.2 एक्सरसाइज का जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें मैंने देखो 4 टाइप के इंटीग्रल पॉसिबल हैं। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो 4 टाइप्स के मिलेंगे, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम 5th टाइप बना सकते हैं। नहीं, बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 टाइप के होंगे इंटीग्रल में, आपने देखा भी होगा एक्सरसाइज को सोल्व करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x² dx, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर + 1 इंटू dx तो लिख रखा है। अगर मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का केस लगाऊं कि x3 इज इक्वल टू t, 3x² dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से x² dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, dt/3। तो इसका मतलब यहाँ से 1/3 आएगा dt, तो ये t² + 1। अब ये देखो इंटीग्रल में ये किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इसका जो अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या बेटा चाहिए, x² + a² हो या a² + x² हो, तो ये 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c इस केस में जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी 1/3 टेंजेंट इनवर्स 1/3 तो बाहर है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा 1, ये स्क्वायर में काम करेगा, ठीक है। टेंजेंट t/1 + c, तो इसका मतलब 1/3 टेंजेंट इनवर्स x³ + c। अब जो ये ऑप्शन में आ रहा है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो ये ऑप्शन आ रहा है बेटा ए, इसका जो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा मेरे पास, ए, ठीक है। हाँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है बेटा, इसका जो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। देखो 9th क्वेश्चन के अंदर 0 से लेके 1 sin इनवर्स x इंटू dx। अब फिर वही, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर इन्वर्स आता है तो देखते ही समझ में आता है। पहली बात तो ये देखो कि ये कंसेप्ट है किसका, ये चैप्टर 7 का कंसेप्ट है। चैप्टर 7 में इनडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट आता है, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। और इन्वर्स के केस में हमेशा हम क्या लेके चलेंगे बेटा, आइलेट। आइलेट का केस में ये इन्वर्स को डिनोट करेगा लॉगरिथमिक को, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, u × v dx, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v u, इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको अगर मैं सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v और dx, ठीक है। और इसके करने के भी 2 मेथड हैं।
हम इसको इन्वर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ठीक है। हम उसको सिंपल वे में, बट उसमें एक या दो फॉर्मूले ज़्यादा लगेंगे, इतना इशू नहीं है बेटा। तो यहाँ जो कंसेप्ट है वन लेके चलेंगे। इन्वर्स के केस में पहला, तो इसका मतलब ये u इज इक्वल टू फर्स्ट होगा, ये क्या होगा सेकंड होगा, जो मेरे पास ये इस फॉर्मूले में जहाँ u नज़र आए वहाँ पे साइन इन्वर्स रखेंगे, जहाँ v नज़र आए वहाँ पे वन रखेंगे, डायरेक्टली हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये दे रखा है। और इसमें जो जनरल ऑप्शन बताने हैं क्या होगा, और इसमें हाईएस्ट ABCD ऑप्शन में बेटा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो समझ लो इसका फर्स्ट ऑर्डर तो करना ही करना है। तो y का dy अपॉन dx होगा, तो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर हो गई, एक्सपोनेंशियल का सेम एज इट इज़ होगा, इसमें माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब e की पावर माइनस x सेकेंड होगी। अगेन क्या होगी, डेरिवेटिव होगा, तो d2y अपॉन क्या होगा dx स्क्वायर होगा, ये c1 e की पावर x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो c2 e की पावर माइनस x हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बेटा मैं y के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि हम y लिख सकते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये ऑप्शन है मेरे पास सी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सी। अच्छा देखो, अब इसको चलो मैं पहले भी एक दो क्वेश्चन मैंने जो करवाए थे मैं उसको सोल्व ही करवा देता हूँ। क्या यू क्या कहता है बेटा, साइन इनवर्स x एज इट इज़ v, और इसमें लिमिट भी दे रखी है, v क्या दे रखी है 1 इंटू डी एक्स, लिमिट होगी 0 से लेके 1, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ u साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये 1 का हो गया x, और ये d हो गया लिमिट 0 से लेके 1, ठीक है। इसका 1 का कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल ऑलवेज x होगा, तो x साइन इनवर्स x इंटीग्रल 0 से लेके 1 हो गया। अब देखो इसमें फंक्शन पुट करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से x डी एक्स रखना है हमें मुझे, तो माइनस डी टी अपॉन 2, ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या होगा बेटा डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है। और x लिमिट 0 से लेके 1 जाएगी, साइन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ एक बात समझ में आ रही होगी आपको, क्या कि बेटा अगर आपने किसी भी फंक्शन को अगर किसी वेरिएबल के बराबर अगर पुट कर दिया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। या दूसरा मेथड ये कहता है कि उसको इंटीग्रल सोल्व करने से पहले उसकी वैल्यू रिप्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट भी चेंज करो। लिमिट क्या होगी, जब x इज, ये लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब प्लस 1 अपॉन 2 बेटा लिमिट हो जाएगी। ये मेरे पास कितनी है, लोअर लिमिट होगी, और ये क्या होगी अपर, लोअर लिमिट होगी 1 से लेके 0, तो t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब इसमें जो कंसेप्ट लगेगा x की पावर n dx का कंसेप्ट लगेगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से जो बेटा 0 से लेके 1 होगा, साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा बेटा, पाई बाई 2 के, ये तो डायरेक्टली, और साइन इनवर्स 0 होगा, ठीक है। इसमें एक ऐड कर देंगे हम, ऐड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय प्लस का 1 अपॉन 2, यहाँ भी प्लस का, और लिमिट 1 से लेके 0, अपर लिमिट ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा पाई बाई 2, और अपर लिमिट 0 माइनस 1, तो इसका मतलब इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा पाई बाई 2 माइनस 1, और पाई बाई 2 कहाँ गया सवाल, हाँ बी, ये रहा पाई बाई 2 माइनस 1, और इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा ये क्या होगा बी, ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और एग्जामिनर ने माइंड लगा के दे रखा है, लिमिट दे दी, सवाल बच्चों का यहाँ गलती करते हैं जो डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बस यही ध्यान रखना है बेटा, पेपर सोल्व करवाने का मतलब आप लोगों को डिमोरलाइज करने का मतलब नहीं है, बस मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप गलती कहाँ कर सकते हो, और उस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है, कहाँ बच्चों की गलती हो सकती है और कहाँ कैसे सोल्व करना है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। देखो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ, और मैं मानता हूँ कि आप लोग ज़रूर टॉप करोगे,
ठीक है। और ये उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10th के बाद 11th का जो आता है, 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि ई की पावर एक्स जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ई की पावर एक्स डी वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो जब क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है तो बेसिकली बच्चों को सबसे बड़ी बात यह है कि उसको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आ रहा है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर उसका होमोजीनियस से आ रहा है। इसका कंसेप्ट होते हैं इनके सॉल्व करने के, या फिर वो लीनियर से आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इनको टच करता है। बेटा बच्चों को ये अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, इनका लॉजिक होता है, चाहे आप डायरेक्टली चेक करो कि क्वेश्चन किसके आ रहा है। और ये अब यहाँ पे हमारी वीडियो बड़ी लेंदी हो जाती है, नहीं तो बेटा मैं आप लोगों को जो है नहीं कंसेप्ट बताऊँ ना, ये कि आप 1 सेकंड में देख के बता दोगे कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है, होमोजीनियस का है या लीनियर का क्वेश्चन है। तो अब ये दिक्कत आ जाती है। सबसे पहले इसको dx से भाग करते हैं, तो dx से हो गया dy अपॉन dx हो गया, और ये हो गया प्लस वाई ई की पावर x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो अगर e की पावर यहाँ से तो डिवाइड dx से e की पावर x से डिवाइड कर दिया तो dy अपॉन dx हो गया। ठीक है। और यहाँ से प्लस y हो गया, और ये क्या होगा 2x ई की पावर x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, dy अपॉन dx प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x ई की पावर x। अब देखो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा क्या, ये मैंने जो 1 सेकंड में एनालाइज किया वो यही तरीके के कारण एनालाइज किया है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको मैं dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू लेके चलूँगा, और इसके बाद इस फॉर्मेट में बढ़ाओ, फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्व करो, इंटीग्रेट ई की पावर पी डी एक्स आएगा, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है। सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो बेटा यहाँ हमारी हम इसको डायरेक्टली, तो अब यहाँ वीडियो की लेंथ इतनी हो जाती है, एक क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं तो मुझे सोल्व करवाना था। ये आपको एनालाइज करना था कि होमोजीनियस का अपने आप में एक अलग कंसेप्ट होता है, लीनियर का अलग कंसेप्ट होता है, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का अलग कंसेप्ट होता है, कि आप एनालाइज कर सको, क्वेश्चन को पहचान सको। एक्चुअली में मेन बात तो ये है कि क्वेश्चन को पहचान सको। ठीक है। तो बेटा मैंने आपको कंसेप्ट बताया किस में जा रहा है ये। ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये कह रहा है बेटा द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से समझ में आ जाना चाहिए कि जब वेक्टर का चैप्टर जो है ये 10th का क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इट मीन्स ए वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ इसको ए वेक्टर लेके चलेंगे तो ये क्या होगा बेटा 2i प्लस 3j और प्लस 2k ऑन, यहाँ से ये बी वेक्टर इज इक्वल टू i और प्लस 2j प्लस k, डायरेक्टली इसमें पुट करो क्या होगा। अब मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर देता हूँ बेटा, 2 और प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 अपॉन रूट 6, 10 अपॉन रूट 6। तो बेटा इसमें ऑप्शन ये दे रखा है, देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, रूट 5 अपॉन 6, बी ऑप्शन दे रखा है 2 अपॉन 3 रूट 6, सी ऑप्शन दे रखा है रूट 3 अपॉन 2, और डी दे रखा है 5 अपॉन 3 रूट 6। अब देखो ये दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या करो, रेशनलाइजिंग कर लो, रूट 6 से तो क्या होगा 10 रूट 6 अपॉन 6, तो 2 3 पे जाएगा, तो 5 अपॉन 3 रूट 6, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। तो हाँ डी, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा डी, डी इसका मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है।
12th पढ़ चुके हम। अब हम इसको 13th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। 13th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। एंगल फाइंड आउट करना है बेटा, एंगल, ठीक है। और एंगल किसके केस में, लाइन के केस में। दिमाग घूमना चाहिए, क्या, चैप्टर 11 3D का कंसेप्ट आता है, ठीक है, चैप्टर 11 3D का। तो x + 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y - 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z + 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एनी स्केलर क्वांटिटी किसके इक्वल, लैम्बडा। एंड x + 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइड बाई इज इक्वल टू एनी स्केलर क्वांटिटी म्यू, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो हमारे पास गिवन है, पासिंग पॉइंट भी हमारे पास गिवन है। अब ये देखो, ये तो हमारे पास कौन सी फॉर्मेट में है, कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्मेट में है ये, कार्टेशियन फॉर्म में। क्या तो इसको वेक्टर में चेंज करो या फिर कार्टेशियन का फॉर्मूला। अगर दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करता है वो कोस थीटा का क्या होगा, A1 A2। अब देखो इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो। x - x1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी लैम्बडा। यहाँ से x - x2 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू y - y2 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू z - z2 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी सब है, हमें पासिंग पॉइंट। अब जो फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म में दो एंगल फाइंड आउट करने का, A1 A2, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं आता तो हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। C1 C2 अपॉन अंडर रूट क्या होगा बेटा, A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो। A1 3 हो गया, B1 5 हो गया, C1 4 हो गया। इसमें डायरेक्टली पुट करो। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा क्योंकि यहाँ से बेटा A2 पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, A2 भी पूछ रहा है, तो A2 की वैल्यू 1, B2 की 1 और C2 की 2। तो इट मीन्स 3 की वैल्यू 3 हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस का कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। A1 अंडर रूट 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, 1 + 1 + 4, ठीक है। 8 और 5 13 16, ठीक है। और ये क्या होगा, 25 35 41 अंडर रूट 50, ठीक है। और ये √6, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो आ रहा है वो क्या होगा, आप लोग देख के बताओ। तो इसमें देखो 16, अब ये कट सकता है कुछ 16, और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। इसका ऑप्शन एक तो दे रखा है ये cos इनवर्स 8√3/15, और दूसरा लिख रखा है cos इनवर्स 5√7/15, और cos इनवर्स 15/8√3, और डी दे रखा है cos इनवर्स 3√8/15। देखते हैं इसमें 50 को क्या लिख सकता हूँ, 5√2 लिख सकता हूँ बेटा, इंटू √6, ठीक है। तो अब ये और कंसेप्ट सोल्व हो सकता है क्या, 5 ये दोनों एक एंड रूट में है, तो रूट में 2 × 6 इज इक्वल टू √12 लिख सकते हैं, और √12 क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2√3, तो ये कितना होगा 8/5√3, 8/5√3। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका रेशनलाइजिंग करो, क्या होगा, 8/5√3 है, इसका रेशनलाइजिंग करो बेटा, √3/√3, तो 8√3/15, 8√3/15, बिल्कुल ऑप्शन ए। इसका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ए। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बहुत, अगर आप प्रैक्टिस कर रखे होगे तो बेटा बहुत ही जल्दी तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है बेटा 14th, और जो क्वेश्चन नंबर जो 14th है, क्वेश्चन नंबर जो 14th है, द प्रोबेबिलिटी इवन प्राइम नंबर ईच डाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑफ ईच डाई, ठीक है। ईच डाई व्हेन डाइस इज रोल्ड
व्हेन डाइस इज रोल्ड। देखो बेटा, कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन 1 पे करना और उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब डाई का केस लेंगे तो डाई में 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स। इवन प्राइम नंबर क्या होगा, ये मेरे पास क्या होगा बेटा, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवन प्राइम नंबर की। किसकी, इवन प्राइम नंबर की। तो किसका होगा बेटा, 1/6। अब ये कितने पे है, ये सिंगल डाई का केस है। किसका केस में आ रहा है बेटा, सिंगल डाई। अगर ये डाइस के केस में आता है, इट मीन्स प्लूरल में, डाइस का मतलब क्या होगा, प्लूरल। तो इसका मतलब 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/36। डायरेक्टली आंसर होगा मेरे पास ये। और इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं क्या। और अच्छा, ये फेयर कॉइन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। और कह रहा है कि ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। और बेटा मैंने अपने बच्चों को तो कंप्लीट सिलेबस करवाया है, कोई भी छुड़वाया नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे वो। और फिर रिवीजन जो उनको करवाया है वो मैंने किसका करवाया है, जो सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका, ठीक है। अब देखो, जब फेयर कॉइन, अब यहाँ बात होती है फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होगा 10 टाइम्स, तो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 हो गया। एग्जैक्टली 6 हेड, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 6 हेड का मतलब x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो हेड, अब यहाँ 2 स्टेटमेंट छिपी हुई है। यहाँ अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे हेड की होगी। और एक मैंने बार बार किया बेटा, कैलकुलेशन 1 पे करना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी फेल कितनी होगी, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। और जो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 10CR, r इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, और p 1/6 की पावर r इज इक्वल टू 6, और 1/2 n 10, और r की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये कितना हो गया बेटा, 4। अब देखो यहाँ से NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r फैक्टोरियल का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। तो ये 10 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, और 10 में 4 फैक्टोरियल। इसको रिड्यूस करो, 10 9 8 7 10 9 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करने के बाद जो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, मल्टीप्लाई जो भी करना है बेटा 10 9 8 7 एंड 5 की, इनके आपस में मल्टीप्लाई करना। और जो ये है, अच्छा कितने 6 हेड का पूछ रहा है, तो बेटा ये एक कैलकुलेशन पे है 1/2 पे, गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। तो अगले पे जो कैलकुलेशन होगा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा ABCD में से आएगा। तो बेटा इसका कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन है। इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 की पावर 10। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में 193 अपॉन कितने दे रखा है, 512, 290/512 और 105/512, और डी दे रखा है नन। इसमें ये दे रखा है 512। तो इसका मतलब कैलकुलेशन आप लोग करके ज़रूर देखना, ठीक है। हाँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं कि जो आपने कैलकुलेशन आप खुद करके देखोगे तब सही लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
16th क्वेश्चन में क्या, एक प्रोबेबिलिटी ए गिवन है मेरे पास, क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी कितनी दे रखी है 0, ठीक है। अब ये फाइंड आउट कर रहा है प्रोबेबिलिटी A/B का, और ये कंसेप्ट कौन सा आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। किसका कंसेप्ट आता है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A/B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अब A/B मेरे पास गिवन है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी A/B प्रोबेबिलिटी 0, तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन। इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हाँ बेटा, सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं लेके चल रहा हूँ बेटा, वो सेक्शन बी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी के अंदर इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई फंक्शन में इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले जो फंक्शन है, फंक्शन बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, बाइजेक्टिव ज़रूरी है। और बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन जो है वो क्या होगा बेटा, 1 भी होगा, ठीक है, और फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, 1 होगा और ऑन टू होगा। और ये सेकंड जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें पहले 1 प्रूव करोगे, फिर उसके बाद इसमें ऑन टू प्रूव करोगे। तो ऑन टू के देखो यहाँ पे हम जो कंडीशन पढ़ते हैं, अगर अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वो 2 टाइप से, न्यूमेरिक मैपिंग के थ्रू अलग करते हैं, और एक जो कंसेप्ट जो अपना होता है एल्जेब्रिक कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग अलग करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है कि f(x1) = f(x2) इम्प्लाइज x1 = x2, ठीक है। कुछ कंसेप्ट में यहाँ पे क्या होता है, f(x1) ≠ f(x2), यहाँ से इम्प्लाइज x1 = x2, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू x2 है। तो अब देखो ये इन्वर्टिबल है, और यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट क्या होगा कि f(x) = y, क्या होगा बेटा, f(x) = y। और हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है f(x) = 4x + 3, आप लोग इसको कर सकते हो। ये फंक्शन पहले 1 भी प्रूव करना पड़ेगा, 1 भी प्रूव करना पड़ेगा, और फिर ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, दोनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। इसमें अगर जो जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा हिंट देखते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो थर्ड जो क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है, = प्रूव करो टेंजेंट इनवर्स 24/7, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको सोल्व करने के लिए कुछ बच्चे रटते हैं, समझ में नहीं आया कैसे क्या करना है। अब मैं आप लोगों को अब एक हिंट बता रहा हूँ। देखो जो बच्चे जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा वो हिंट देखते ही समझ में आ जाएगा क्या कि वो कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स को मैं प्रूव करूँगा, कोसिकेंट इनवर्स क्या होगा, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, और ये मैं प्रूव करूँगा सीकेंट इनवर्स भी प्रूव करूँगा, सीकेंट इनवर्स भी किसके इक्वल, और ये मैं प्रूव करूँगा बेटा टेंजेंट इनवर्स भी, और ये मैं प्रूव करूँगा बेटा कोट इनवर्स, मतलब ये इसके बराबर भी होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, अब क्या बच गया हमारे पास है कोस, अब ये कोस इनवर्स भी, ठीक है। हम मेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को प्रूव करेंगे। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलता हूँ, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेके चलता हूँ LHS। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, इसको मैं अगर मैं साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, तो x = क्या होगा बेटा, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, क्या आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1। अगर मुझे साइन को कोस में प्रूव करना है तो कोस थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा = x², तो थीटा = कोस इनवर्स √1 माइनस x² हो गया। अब थीटा वैल्यू हम किसके इक्वल है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स x = कोस, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस x² के इक्वल। तो इट मीन्स ये इसके इक्वल आ गया डायरेक्टली। अगर ये कोस के इक्वल आता है तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होगा, तो ना सॉरी कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट तो 1/√1 माइनस x² आ गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, ये तो ये और एक ये, ठीक है। अब ये कोसिकेंट आता है तो साइन का कोसिकेंट 1/x हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या ये टेंजेंट के इक्वल आएगा।
अब टेंजेंट साइन अपॉन कोस होता है तो इट मीन्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और कोट इनवर्स जो हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। सारे प्रूव हो गए बेटा, ठीक है। अब ये तो है 1, कोफिशिएंट की तरफ ध्यान दो, इन सारों में क्या है 1, और यहाँ क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे हम एक बात पढ़ते हैं क्या, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कोस के टर्म में आए तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3/5, तो इट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 9/25, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा साइन इनवर्स 6/5, और ये कितना हो गया 34/25, ठीक है। ये साइन इनवर्स के इक्वल होगा ना, सॉरी साइन का टेंजेंट में, ठीक है ना। पहले 2 साइन का 2 साइन इनवर्स में ये वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको सोल्व करोगे तो ये साइन, अब मेन समझना बेटा 2 साइन इनवर्स से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं 1 साइन इनवर्स में। किस में? 2 साइन इनवर्स से हम यहाँ पे कन्वर्ट किया है, यहाँ पे चाहे कुछ भी आए, किसमें 1 साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 1 साइन इनवर्स के टेंजेंट के अंदर प्रॉपर्टी हम पढ़ी है, ये होती है। मेन मकसद समझ में आया बेटा, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये चीज़ भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कंसेप्ट ये लगेगा, अगर ये कोस में आता है 2 कोस, अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ होगी यहाँ पे कि 2 साइन इनवर्स एक्स, 1 साइन में क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा साइन इनवर्स 3/5 और 9/25, ठीक है 16। तो साइन इनवर्स 3/5 और 16/4/5, तो साइन इनवर्स कितना हो गया बेटा 12/25, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट हो गया 1 में। अब 1 को 10 में कन्वर्ट करो, अब ये मेरे पास x की वैल्यू होगी, इसको 10 में कन्वर्ट करूँगा, डायरेक्ट क्या होगा टेंजेंट इनवर्स 12/25/144 625, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा टेंजेंट इनवर्स 12/25, एलसीएम लेंगे तो 625 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 4 3, तो यहाँ से अंडर रूट 381 आएगा। जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, इसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है क्या, इसको प्रूव करने के लिए साइन 2 थीटा का हमने इस्तेमाल किया था। ये क्या होगा बेटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट करके साइन थीटा को अगर मैं x मान लूँगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा और 2x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो यहाँ से साइन को उधर ले जाएंगे तो ये उधर चला गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा x मान रहे हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा लेंथी कंसेप्ट हो जाता है बेटा, तभी तो क्या है कि इसको सोल्व वीडियो बड़ी लेंथ हो जाती है। अच्छा अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है, और ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये बड़े कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी दे रखा है, इसने 8वें चैप्टर से भी दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी दे रखा है, फिर उसके बाद सेक्शन सी मैट्रिक्स मेथड भी दे रखा है, और चैप्टर नंबर 8 से भी दे रखा है, शॉर्टेज डिस्टेंस से भी दे रखा है, और LPP से भी सवाल उठा के दे रखा है। तो इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी कंसेप्ट दे रखा है। तो बेटा जो इस वीडियो में मैं आपको मेन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो करवाए थे। देखो अगर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं पेपर का जो अगर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी वीडियो की लेंथ इतनी हो जाती है, उसको अपलोड करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया है कि डायरेक्टली माइंड वहीं जाना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया है। और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ोगे तो बेटा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू।